अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। जीके एंड ज्योग्राफी एमसीक्यू सीरीज, आज हमारा लेक्चर नंबर 27 है। इससे पहले लेक्चर 1 to 26 विद एसोसिएशन डिस्कस हो चुका है। ये 2016 से 25 तक जो एक हमारा सफ़र है उसको हम लेके चल रहे हैं। बाकी आपको मैं ये क्लियर करता चलूँ कि अभी ये जो अपकमिंग आपके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, मतलब मई के एंड या जून के स्टार्ट या आफ्टर ईद जब भी होते हैं, तो उनमें ये चीज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट आपकी है और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। बाकी सब दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें लाजमी। जी, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुशीन डैम इज लोकेटेड इन। तो जो बुशीन डैम है ये किस जगह पे लोकेटेड है, ये ज्योग्राफी का आपका क्वेश्चन है। तो हमने जैसे इसकी लोकेशन बतानी है कि ये किस कंट्री में लोकेटेड है। तो पीरू में ये लोकेटेड है। पीरू में बुशीन डैम लोकेटेड है। पीरू का अगर आपसे कैपिटल पूछा जाए तो लीमा इसका कैपिटल है। इसी तरह जो गिवन ऑप्शन है उसमें ब्राज़ील, ब्राज़ील का कैपिटल अगर आपसे पूछा जाए तो ब्राज़ीलिया है। तो ये इसमें तो बस इतना ही पूछा गया कि ये डैम कहाँ है, तो ये पीरू में है। और बाजूकात वो कैपिटल का पीरू में से पूछ लेता है क्वेश्चन, तो इसलिए आपको इसका कैपिटल का पता होना चाहिए। और उसके अलावा जो ये कंट्री कहाँ है, तो ये साउथ अमेरिकन एक कंट्री है। टोटल साउथ अमेरिका में कितनी कंट्रीज हैं, तो वो 12 कंट्रीज हैं टोटल साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज कंसिडर वन ऑफ द ग्रेट इन्वेस्टर्स इन द वर्ल्ड। किसको कंसिडर किया जा सकता है कि ग्रेट इन्वेस्टर इन द वर्ल्ड। तो गिवन ऑप्शन में अगर हम देखें तो जो इन्वेस्टर है, सबसे बड़ा जो इन्वेस्टर है वो वारन बफेट है। ठीक है, वारन बफेट जो है, बफेट जो है वो सबसे बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं। इनका ताल्लुक जो है वो आपको पता होना चाहिए, ये किस कंट्री से है, तो यूएसए से आपका ताल्लुक है। तो अब ये जो अभी फेमस हैं, वेल नोन है, ये बर्कशायर हैथ अवे के जो है एक ऑर्गेनाइजेशन, उसके ये चेयरपर्सन के तौर पे सर्व कर रहे हैं। तो उस वजह से ये आप फेमस है। बर्कशायर है ये और हैथवे, तो इसकी वजह से आप फेमस है। ठीक है, और ये चीज़ें आपको इनके हवाले से, वॉरेन बफेट के हवाले से पता होनी चाहिए। जी, नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, Which nation has announced its intention of withdrawing itself from the Open Skies Treaty? Open Skies Treaty से किस नेशन ने अटेंशन शो की यानी विड्रॉ किया है। तो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है वो ओपन स्काइज ट्रीटी से ड्रा करता है। ये जो ओपन स्काइज ट्रीटी है ये कब होती है, ये 24 मार्च 1992 में ये ओपन स्काईज ट्रीटी होती है हेलेंस्की फिनलैंड में। ठीक है, हेलेंस्की में यानी फिनलैंड में ये होती है। ये फिनलैंड का कैपिटल भी है हेलेंस्की। तो वहाँ ये ओपन स्काई ट्रीटी होती है और ये 1992 में होती है। लेकिन जो अफेक्टिव ये कब से होती है, तो ये जो अफेक्टिव थी ये अफेक्टिव होती है 1 जनवरी 2002 से। लेकिन यूएसए की विड्रॉवल इसमें से कब होती है, ये चीज़ आपको लाजमी पता होनी चाहिए जी। यूएसए की विड्रॉवल, यूएसए क्योंकि रिसेंट ईयर में करता है, तो वो करंट अफेयर के क्वेश्चन के तौर पे भी आपसे पूछ सकता है। तो 22 नवंबर 2020 को यूएसए जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वो इसे विड्रॉल कर जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें ओपन स्काई ट्रीटीज, ये बेसिकली मतलब जितनी भी कंट्रीज आ रही थी ओपन स्काई ट्रीटी में जिन्होंने साइन किया, तो वो उनकी इकोनॉमिक पॉलिटिकल ये सारी बॉर्डर्स के विदाउट मतलब रिस्ट्रिक्शंस के आपस में कोऑपरेशन के लिए ये ट्रीटी हुई थी। और यूएसए जो है इसमें से 2020 में विड्रॉ कर जाता है। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द अब्रीविएशन SOS स्टैंड्स फॉर। तो SOS की जस्ट आपने इसमें अब्रीविएशन बतानी है। सेव आवर सोल्स, ये SOS की एब्रीवेशन है। जो एग्जैक्ट इसकी एब्रीवेशन है, सेव आवर सोल, सेव आवर सिस्टम, सेव आवर स्कूल। तो सेव आवर सोल जो है इसकी एब्रीवेशन है। आपने इसकी यानी जो है फॉर्म बतानी है, तो फॉर्म इसकी सेव आवर सोल्स है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि फ्रांसिस बर्नायर वाज अ डैश फिजिशियन ट्रैवलर। तो वो फिजिशियन भी थे और ट्रैवलर भी थे। तो आपका ताल्लुक किस कंट्री से
है। तो ये फ्रांस से आपका ताल्लुक है, ताल्लुक था। और ये किस एरा में, मतलब आपका पीरियड कौन सा था? तो 1620 से लेके, मतलब 1620 में 17 सेंचुरी ये बनती है। 17 सेंचुरी में आप एक फ्रांस के अच्छे फिजिशियन और ट्रैवलर थे, ठीक है। 1620 और 1688 में आपकी जो है वो डेथ होती है जी। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द ग्रीन विच, जो कि इंग्लैंड में है, इज एट डैश डिग्री लॉन्गिट्यूड। तो कितनी डिग्री लॉन्गिट्यूड पे है? तो ये ज़ीरो है, जो ग्रीन विच है। और इसी के अकॉर्डिंग फिर जिस तरह पाकिस्तान का अगर हम देखें तो GMT प्लस 5 लिखा होता है, तो वो इसी से हम मेजर करते हैं। ये ग्रीन विच मेन टाइम होता है, और उसमें से हम 5 घंटे जो है, +5 लिखा हुआ तो हम 5 घंटे आगे हैं यूके के टाइम से, इंग्लैंड के टाइम से। और मज़ीद अगर आप इसको करें, प्रिसाइज करें, तो ग्रीनविच कहाँ है? तो ये इंग्लैंड के कैपिटल सिटी लंदन में ये लोकेटेड है जी। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी, न्यूयॉर्क इज़ द नेम ऑफ न्यूयॉर्क, जो कि डैम है, और ये सेंट्रल एशियन स्टेट में है। ओवरऑल अगर हम देखें तो ये एशिया का एक डैम है। न्यूयॉर्क किसका नाम है? इसमें तो ये क्वेश्चन में ये पूछा गया कि ये क्या चीज़ क्या है न्यूयॉर्क, तो ये एक डैम है। और ये कहाँ है? तो ये सेंट्रल एशिया में, और सेंट्रल एशिया में नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये कहाँ है? तो ये ताजिकिस्तान में है, ठीक है। सेंट्रल एशिया की तान वाली कंट्री ताजिकिस्तान, वहाँ ये डैम लोकेटेड है, न्यूरिक डैम। नेक्स्ट हम देखते हैं जी। नेक्स्ट है पोटोहार प्लेटो एंड साल्ट रेंज रीजन लाइज बिटवीन डैश एंड डैश रिवर। जो पोटोहार प्लेटो है और साल्ट रेंज है, ये किस रीजन में या रिवर्स के दरमियान है? तो ये इंडस और झेलम के दरमियान है। पोटोहार प्लेटो और जो आपकी साल्ट रेंज है, ये इंडस और झेलम के दरमियान है। ये दोनों पोटोहार प्लेटो और इंडस साल्ट रेंज। नेक्स्ट है जी, ग्रेट साल्ट लेक इज सिचुएटेड इन। तो जो ग्रेट साल्ट लेक है, ये कहाँ है? ये उत्तर स्टेट है। और ये स्टेट कहाँ है? तो ये USA की स्टेट है, और वहाँ ये ग्रेट साल्ट लेक लोकेटेड है। टोटल अगर आप स्टेट्स देखें करंट, USA की कितनी है? 50 स्टेट्स अब हो चुकी हैं USA की। जो फाउंडिंग स्टेट्स थी, जिन्होंने USA जो कॉलोनीज थी, वो कितनी थी? वो 13 थी, ठीक है। फाउंडिंग जो थी इनिशियली 13 थी, और अब कितनी होगी? 50। और इसका अगर आप कैपिटल देखें तो USA का वो वाशिंगटन DC है। और तो आपके पास जो ऑप्शन आएंगे वो न्यूयॉर्क और वाशिंगटन के आएंगे, तो इसलिए आपने उसमें डिफरेंस लाजमी रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन एट द टाइम ऑफ द इन्वेजन ऑफ इराक इन 2003 वाज। तो अब इस क्वेश्चन को अगर आप देखते हैं तो आपके क्वेश्चन में से दो क्वेश्चन मतलब क्लियर हो रहे हैं। एक तो आपको सेक्रेटरी जनरल का 2003 में पता होना चाहिए। तो एक साथ ये आपका क्लियर हो रहा है कि जो इन्वेजन होती है इराक पे, इन्वेजन जब होती है तो वो कब होती है? तो वो 2003 में। तो ये डिफरेंट क्वेश्चन, मतलब सेपरेट क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हेन इराक वाज इन्वेडेड टू 2003, आप उसका आंसर देंगे। और उस वक्त सेक्रेटरी जनरल जो थे यूनाइटेड नेशन के, यूएनओ के जो कि 1945 में फॉर्म होती है, उसके जो सेक्रेटरी जनरल थे वो कोफी अनान थे। और आप जो है वो 1997 से लेके 2006 तक सेक्रेटरी जनरल के ओहदे पे सर्व करते हैं। और आपका तल्लुक जो है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ये घना से, आपका अफ्रीकन कंट्री घना है, वहाँ से आपका तल्लुक है कोफी अनान का। और बाकी अभी जो आपके सेक्रेटरी जनरल हैं, वो उनका तल्लुक कहाँ से है ये आपसे पूछा जा सकता है, तो वो पुर्तगाल से है उनका, अभी वाले जो है उनका तल्लुक। जी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द मेंस इवेंट ऑफ द ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस चैंपियनशिप 2011 वाज वन बाय। 2011 में जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुई थी, उसके जो मतलब विनर थे वो कौन थे? वो नोविक डिजोविक जो है वो विनर थे 2011 की। लेकिन अभी अगर हम 2025 की बात करें, तो 2025 में जो ऑस्ट्रेलियन ओपन होती है, तो इसके विनर कौन है? तो ये यंगेस्ट प्लेयर है जे सिनर भी के नाम से, या जेनिक सिनर इनका पूरा नाम है, या जे सिनर आप इनको कह सकते हैं। इटली से आपका ताल्लुक है। और अब अभी के जो है वो आप चैंपियन है, ठीक है। जेनिक सिनर 2025 में ये कंजेक्टिव इनकी टर्म है। पिछली दफ़ा भी आप ही जीते, और आप फिर दोबारा आप ही विनर है।
नेक्स्ट हम देखते हैं। जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि पाकिस्तान मेंस हॉकी टीम हैज़ वॉन द एशियन गेम्स गोल्ड मेडल डैश टाइम्स। तो जो पाकिस्तान की मेंस की हॉकी टीम है, तो उसने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल कितनी दफ़ा लिया है। तो एशियन गेम्स में 8 दफ़ा अब तक जो है वो ले चुकी है पाकिस्तान मेंस हॉकी टीम। आपको दो चीज़ें लाजमी पता होनी चाहिए। एक एक ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट टाइम कब लिया है, ये तो लाजमी। तो 1950 जो फर्स्ट टाइम एशियन गेम में वन किया वो 1958 में। और अभी के 2025 तक अगर हम देखें बात करें, तो अभी तक जो लास्ट टाइम इन्होंने लिया है वो 2010 में जो है वो लिया है। उसके बाद पाकिस्तान हॉकी टीम एशियन गेम्स में मेडल नहीं ले सकी, गोल्ड मेडल। तो 2010 में आखिरी दफ़ा लिया था। अब नेक्स्ट कोई आपने उसके लिए करंट अफेयर के हवाले से इस चीज़ को लाजमी चेकआउट करते रहना है अगर कोई नेक्स्ट मेडल आता है तो। जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द एशियन गेम्स इन 2010 वर हेल्ड इन द चाइनीज सिटीज ऑफ। तो 2010 की जो एशियन गेम्स हैं वो कहाँ होती हैं। एक तो वो हमें ये क्वेश्चन से ही पता चल गया कि वो चाइना में होती हैं। अब ये जितनी भी सिटीज दी हुई हैं ऑप्शन में, ये सारी चाइना की हैं। शंघाई हो गया, ये चेंगडू हो गया, तो गोंग जू हो गया। तो ये गुआंगझू जो है, यहाँ ये 2010 के जो है एशियन गेम्स हैं चाइना की, वो होती हैं 2010 वाली एशियन गेम्स। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि आर्कीपेलागो मीन्स। तो ये एक जियोग्राफिकल टर्म है, आर्कीपेलागो। और इसको कहते हैं क्लस्टर ऑफ आइलैंड्स। ढेर सारे आइलैंड्स को मिलाया जाए तो वो क्या बन जाता है, आर्कीपेलागो बन जाता है, यानी क्लस्टर ऑफ आइलैंड्स। जियोग्राफिकल टर्म है, इसको आपने एज इट इज ही याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, द लार्जेस्ट रिवर ऑफ एशिया। एशिया का जो लार्जेस्ट रिवर है वो हमने बताना है। कौन सा है। तो जो लार्जेस्ट रिवर ऑफ एशिया है, तो अगर हम एशिया की बात करें तो यंगतेजे रिवर जो है वो लार्जेस्ट रिवर ऑफ एशिया है। ये लोकेटेड कहाँ है। तो ये यंगतेजे रिवर जो है ये चाइना में लोकेटेड है। इसकी अगर आप लेंथ देखें तो 6300 किलोमीटर इसकी लेंथ है। ठीक है, तो ये ओवरऑल मतलब थर्ड आपका लार्जेस्ट आप कह सकते हैं। लेकिन हमें से वो एशिया का पूछ रहे हैं तो एशिया में ये फर्स्ट है। नेक्स्ट है, इतरतास इज द न्यूज एजेंसी। जो इतरतास है, ये न्यूज एजेंसी किस कंट्री की है। तो ये रशिया की है। ठीक है, इससे पहले ये सोवियत यूनियन था। तो 1991 में, दिसंबर 1991 में इसकी ब्रोकअप होती है, 15 कंट्रीज इससे सेपरेट हो जाती हैं, तो ये रशिया बन जाता है। रशिया की ये एजेंसी है और ये 1992 में फॉर्म होती है। ठीक है, तो ये आपसे पूछा गया कि ये एजेंसी किस कंट्री की है, तो रशिया की है। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री बाय एरिया इज। क्वेश्चन ये है कि जो लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री है एरिया के लिहाज से वो कौन सी है। तो अगर हम बाय एरिया आपसे पूछा जाए तो वो कजाकिस्तान है, सेंट्रल एशिया में है ये लोकेटेड, और ये कजाकिस्तान है। लेकिन अगर बाय पॉपुलेशन आपसे पूछा जाए क्वेश्चन, वो दोनों तरीकों से पूछ लेता है। तो अगर बाय पॉपुलेशन आपसे वो पूछता है तो वो फिर इंडोनेशिया। ठीक है, बाय पॉपुलेशन मुस्लिम लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री वो इंडोनेशिया है। और अगर बाय एरिया पूछा जाए तो वो फिर कजाकिस्तान है। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन के हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इज लोकेटेड इन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का। इसका हेडक्वार्टर वियना में है। और यानी वो कहाँ है, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया वियना में इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है। ये कब फॉर्म होती है, 29 ऑफ जुलाई, 29 ऑफ जुलाई 1957 में ये जो है फार्म्ड होती है। इसके मेंबर्स कंट्रीज देखें तो करंटली जो इसके मेंबर्स हैं टोटल 180 मेंबर्स हैं। तो ऑस्ट्रिया वियना जो कि ऑस्ट्रिया का सिटी है, वहाँ ऑस्ट्रिया का कैपिटल भी है वहाँ। अब अगर आप इसके करंट डायरेक्टर जनरल डीजी देखते हैं करंटली जो सर्व कर रहे हैं वो कौन है, वो राफेल ग्रोसी जो है वो आप इसके करंट डीजी हैं, राफेल ग्रोसी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के अबाउट लाजमी पता होनी चाहिए। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं।
जिनेवा जो है वो आपका सिटी ऑफ कॉन्फ्रेंसिस के नाम से मशहूर है। वाशिंगटन डीसी यूएसए के कैपिटल है। और बर्लिन जो है वो जर्मनी का कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया इज द ओल्ड नेम ऑफ, तो ये इराक का जी ओल्ड नेम है। मेसोपोटामिया ये सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के तौर पे था, तो ये पहले इसको मेसोपोटामिया कहा जाता था, अब क्या है वो इराक है जी। ये इसका ओल्ड नेम मेसोपोटामिया है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माउंट ऑफ डेड इज आल्सो नोन एज, माउंट ऑफ डेड जो है वो मोहनजो दड़ो को कहा जाता है। मोहनजो दड़ो को माउंट ऑफ डेड कहा जाता है। ये फर्स्ट जो रिकग्नाइज होती है 1922 में, फर्स्ट टाइम इसकी रिकग्नाइजेशन होती है। इसको डिस्कवर जो करते हैं फर्स्ट टाइम जो, वो R D बैनर्जी जो है वो इसको डिस्कवर करते हैं 1922 में। ये अगर अब इसकी करंट लोकेशन देखें तो ये लड़काना जो सिंध का डिस्ट्रिक्ट लड़काना है, वहाँ ये अपर सिंध की साइड पे लोकेटेड है, ठीक है, लड़काना में। तो लड़काना जो है वो अपर सिंध वाली साइड पे है। अब हम जी नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। जी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेंजन एरिया में, शेंजन एरिया किसको कहा जाता है, तो ये फ्री मूवमेंट होती है विदाउट पास बीइंग चेक्ड। तो जो शेंजन कंट्रीज होती हैं उनमें आपस में लोगों की जो फ्री मूवमेंट होती है, मतलब जो कॉमन वीज़ा पॉलिसी, इन अदर वर्ड्स आप क्या कह सकते हैं, जिनकी कॉमन वीज़ा पॉलिसी होती है वो शेंजन कंट्रीज होती हैं जी। अगर हम इसमें देखें तो इसमें कंट्रीज कितनी हैं, 29 कंट्रीज टोटल है इसमें, जो 29 कंट्रीज हैं, जिसमें से यूरोपियन यूनियन में 27 में से 25 कंट्रीज यूरोपियन यूनियन की है, जिनका जो कि शेंजन में इंक्लूडेड है। टोटल यूरोपियन यूनियन में 27 कंट्रीज हैं, जिसमें 25 इसमें इंक्लूडेड है। नेक्स्ट जी हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द मार्शल प्लान इन 1948। ये बेसिकली फॉरेन एड थी वेस्टर्न यूरोप के लिए वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। जो 1948 में ये फॉरेन एड के तौर पे ये यूएसए का इनिशिएटिव था, यूएसए की तरफ ये इनिशिएटिव लिया गया। इसको वैसे मार्शल प्लान को यूरोपियन रिकवरी प्रोग्राम भी कहा जा सकता है, ठीक है, यूरोपियन रिकवरी प्रोग्राम भी आप कह सकते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये जो जितने भी नुकसानात हुए उसकी रिकवरी के लिए ये प्लान लॉन्च किया गया। 1948 में ये लॉन्च होता है। और ये फॉरेन एड थी बेसिकली वेस्टर्न यूरोप के लिए, क्योंकि वेस्टर्न यूरोप में सबसे ज़्यादा जो डिस्ट्रक्शन हुई थी उस वजह से ये उसके लिए प्लान था। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि द थर्ड स्टेज ऑफ रोस्टो मॉडल इज, जो थर्ड स्टेज है रोस्टो मॉडल की वो क्या है, तो टेक ऑफ जो है वो थर्ड स्टेज है, ये रोस्टो मॉडल है। और उसमें जो टेक ऑफ है उसकी वो थर्ड स्टेज है। नेक्स्ट हम ये देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ग्रेट बियर जो कि कनाडा में है, ये चीज क्या है, तो ये एक लेक है, ठीक है। ग्रेट बियर जो है कनाडा में लोकेटेड है, और ये एक ग्रेट बियर लेक है। और जो 5 फेमस लेक है वो भी कनाडा में ही लोकेटेड है। अगर 5 लेक्स आ जाए तो वो भी कहाँ है, वो कनाडा में है। नेक्स्ट जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि टू हाई टाइड्स एंड टू लो टाइड्स ऑफ नियरली इक्वल लेवल ईच लूनर डे, तो इसको क्या कहते हैं। तो दो हाई टाइड्स हो, दो लो टाइड्स हो, और लेवल इक्वल है, मतलब जितने हाई गई है, अगर 5 सेंटीमीटर हाई गई है तो 5 सेंटीमीटर ही लो आई है, तो इसको क्या कहते हैं, सेमी ड्यूरेनल टाइड कहा जाता है, ठीक है। इस टर्म को क्या कहा जाता है, ये जियोग्राफिकली टर्म है, तो इसको हम सेमी ड्यूरेनल टाइड कहते हैं। नेक्स्ट जी हमारा क्वेश्चन है अ न्यू डील फॉर एशिया बुक, ये किसने लिखी है। अ न्यू डील फॉर एशिया जो बुक है ये महातीर मोहम्मद, जो कि मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, फोर्थ और सेवन्थ प्राइम मिनिस्टर के काफ़ी लंबे अरसे के तौर पे आपने सर्व किया है। फोर्थ और सेवन्थ प्राइम मिनिस्टर, ऑलमोस्ट 24 ईयर्स आपका मतलब पीरियड रहा है ऑलमोस्ट। तो फोर्थ और सेवन्थ प्राइम मिनिस्टर के उन्होंने ये बुक लिखी है, और न्यू डील फॉर एशिया, मातीर, डॉक्टर मातीर मोहम्मद जी। नेक्स्ट देखते हैं जी, द वर्ल्ड लार्जेस्ट बर्ड इज, तो जो बर्ड है वो कौन सा है, तो ऑस्ट्रिच जो शुतुरमुर्ग है, ये लार्जेस्ट बर्ड, ठीक है, ये क्योंकि बर्ड की कैटेगरी है, और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट बर्ड की कैटेगरी में आता है ऑस्ट्रिच। नेक्स्ट जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हाउ मैनी connotes इन द ग्लोबलाइजेशन कंसेप्ट,
अगर इस चीज़ को हम देखें तो ये P5 बनते हैं। बेसिकली ये क्या है P5? ये एक नोट्स है, मतलब ग्लोबलाइजेशन को चलाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। तो एक आप इसको ग्लोबल गवर्नेंस कह सकते हैं, ग्लोबल गवर्नेंस इसमें इंक्लूडेड है। नेक्स्ट अगर आप देखते हैं तो इकोनॉमिक्स इसमें इंक्लूडेड है। मिलिट्री इन्फ्लुएंस जो है, अभी आप करंट देखते भी हैं, तो मिलिट्री इन्फ्लुएंस जो है वो इसमें इंक्लूडेड है। उसके अलावा अगर डिप्लोमेटिक पावर, वो इसमें इंक्लूडेड है। जिस तरह अभी रिसेंट कन्फ्लिक्ट होता है पाकिस्तान और इंडिया का, और डिप्लोमेटिकली जो पावर्स यूज़ करके जो यूएसए है वो सीज फायर करवा देता है, तो डिप्लोमेटिक पावर ये क्या है? तो ये ग्लोबलाइजेशन ही है। नेक्स्ट अगर आप देखें तो टेक्नोलॉजी एंड कल्चर। अब टेक्नोलॉजी की वजह से हम क्या हैं, कहीं भी बैठ के एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो ये टेक्नोलॉजी और कल्चर भी इसी में इंक्लूड होता है। अब क्लास आपको इधर पढ़ाई जाती है, तो आप दुनिया के किसी भी हिस्से में बैठे हैं तो आप इस क्लास को देख सकते हैं, तो ये एक ग्लोबलाइजेशन ही है जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द पर्पज ऑफ हैंस सीडल फाउंडेशन, जिसको HSF कहा जाता है, ये किसके लिए है? ये एक एनजीओज है, हैंस सीडल फाउंडेशन, पाकिस्तान की। और ये स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करती है बच्चों के लिए, बच्चों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। बाकी आपको ये पता होना चाहिए कि HSF कब बनती है। 1983 में जो है HSF ओवरऑल जो है ये बनती है। ये बेसिकली ये हैंस सीडल फाउंडेशन, इसकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसका कहाँ से मतलब ये पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ये जर्मनी की ओवरऑल है। लेकिन ये काम ये एनजीओ कहाँ कर रही है अभी करंटली? ये पाकिस्तान में काम कर रही है और स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, BRI स्टैंड्स फॉर, तो ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है। तो ये CPEC और BRI पे हमने डिटेल में आपसे डिस्कस किया है। पाकिस्तान स्टडी की सीरीज़ में आप उसको विजिट करें और इस चीज़ को वहाँ अगर आप इस चीज़ की डिटेल लेना चाहते हैं तो वहाँ आप इसको देख सकते हैं। और यहाँ इसमें उसने ये इतना ही पूछा है कि BRI इसको क्या कहते क्या है, तो ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कहा जाता है जी। ये थी आज की हमारी वीडियो। होप सो आप अपनी प्रॉपर तैयारी कर रहे होंगे और आपके लिए ये वीडियोस काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो रही होंगी। तो बाकी आप सब दोस्तों यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। इसके अलावा आप सब दोस्तों से ढेर सारी दुआओं की तवक्को। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़ फॉर टुडे।